हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अपने इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए 200 नंबर तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको खत्म करेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग का टारगेट है कि 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना। अब तक हम लोगों ने कुल 117 प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर ली है और आज के इस भाग में हम लोग कुल 30 प्रश्नों के साथ 2/3 लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। बचा जो 1/3 लक्ष्य है, यानी जो 100 क्वेश्चन है, इसी मंथ के लास्ट तक 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो भी संभव हो पाएगा उन प्रश्नों के माध्यम से मैं किसी भी कीमत पे इस मंथ के लास्ट तक इस वीडियो चर्चा को खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगले महीने में किसी और सब्जेक्ट के साथ आप लोग के बीच में मैं आ सकूं। ठीक है, तो हम लोग समय नहीं गंवाते हैं, सीधा 171 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मैं आज का स्ट्रेटजी बता दूं कि मैं बीच बीच में आप लोगों को कई सारे होमवर्क देने वाला हूं, तो आप लोग तैयार रहेंगे। होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए और भी ज़्यादा तैयार रहेंगे। जो दोस्त प्रीमियर वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें कि वो लाइव चैट बॉक्स में जाएं, प्रॉपर इसका आंसर दें। मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो भी आप लोग के बीच में डाउट्स आएंगे उस डाउट को दूर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केबुल लामजाओ लोकटक झील पर अवस्थित एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कह रहा है कि केबुल लामजाओ लोकटक झील पर अवस्थित एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और कह रहा है कि यह केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, केबुल लामजाओ ये बिल्कुल सही कि लोकटक झील पर अवस्थित एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व का, यह ध्यान देंगे, जो केबुल लामजाओ है दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, तो एक तो ऐसे भी फैक्ट आ सकता है। और इसका आंसर अगर हम लोग जानना चाहें कि केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है, तो एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा, जब लोकटक झील पर स्थित है तो क्यों ना हम लोग यही जान लें कि लोकटक झील कहाँ स्थित है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, लोकटक झील को एक नाम दिया जाता है, नाम उसको दिया जाता है लाइफलाइन ऑफ मणिपुर। लाइफलाइन ऑफ मणिपुर, तो लाइफलाइन ऑफ मणिपुर ही बोल रहा है कि चूंकि लोकटक झील क्या है कि मणिपुर की लाइफलाइन है और लोकटक झील पे ही क्या है, केबुल लामजाओ है। इसका मतलब क्या है कि केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आप लोग को पता चल गया। आइए हम लोग 172 नंबर देखते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, एक्चुअली जो उदंती सीता नदी था, ये बेसिकली एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसको बाद में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो उदंती सीता नदी, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में बाघ आरक्षित क्षेत्र लिखा हुआ है, तो उदंती सीता नदी कह रहा है कि जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, कह रहा है इन विच स्टेट इज, जो उदंती सीता नदी है टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो उदंती सीता नदी है, बेसिकली क्या है, उदंती और सीता नदी दो नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ की नदियां हैं। ठीक है, उदंती और सीता नदियां हैं, दो नदियां हैं, छत्तीसगढ़ के रेंज में पड़ती हैं। और ये नदियां ध्यान देंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की रेंज में, इसका मतलब होगा कि उदंती सीता नदी जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो पहले तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन का आंसर था हम लोग वहां पहुंच गए कि उदंती सीता नदी बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को होमवर्क 2 देता हूँ। ठीक है, 2 होमवर्क मैं एक साथ देता हूँ और दोनों फैक्ट यूपी पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं वो दोनों फैक्ट कौन से हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है, मैं 2 टाइगर रिजर्व का नाम लिख रहा हूं, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं 2 टाइगर रिजर्व का नाम लिख दिया हूं। एक है अचान कमार और एक है इंद्रावती। होमवर्क क्या है कि आपको बताना है कि अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। और ऑप्शन इसके हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको बताना है अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पे स्थित है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है। 173 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कल ही मैंने क्या है कि UNFCCC पे चर्चा की थी, बहुत विस्तृत। तो UNFCCC पे और मैं चर्चा करूंगा नहीं। UNFCCC के दोस्तों ध्यान देंगे, जो इसके हम लोग कह सकते हैं कि जो इसके मेंबर्स हैं उनके मेंबर्स की क्या है कि वार्षिक मीटिंग होती है जिसको हम लोग कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ध्यान देंगे इसी की 2015 में एक मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, पेरिस में हुई थी। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी, पेरिस में। और इसी मीटिंग में क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आरंभ किया गया। ठीक है, इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 2015 की घटना है। अब ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कॉप की कौन सी मीटिंग थी, आपको बताना है कि कॉप की वो कौन सी मीटिंग थी। तो 2015 में ध्यान देंगे दोस्तों,
2015 में जो कॉप की मीटिंग थी वो थी कॉप 21। कॉप की 21वीं मीटिंग थी। कॉप की वो क्या थी? 21वीं मीटिंग थी। तो इस चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आते हम लोग 173 नंबर क्वेश्चन। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो तराई आर्क है वो क्या है। बेसिकली ध्यान देंगे दोस्तों, जो तराई आर्क है हाल के दिनों में देखेंगे कि बाघों के लिए क्या है कि बाघ भी शिकार की वजह से क्या है कि ये भी इंडेंजर्ड की तरफ निकल चुके हैं। तो बाघों के संरक्षण के लिए क्या है कि 2 इंस्टीट्यूशंस, जिनमें एक इंस्टीट्यूशन का नाम है WWF और जो दूसरी संस्था है उसका नाम है बाघ संरक्षण प्राधिकरण। दूसरी संस्था है उसका नाम है बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इन दोनों ही संस्थाओं ने क्या किया था? इन दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर टाइगर रिजर्व के लिए यानी बाघ संरक्षण के उद्देश्य से, बाघ संरक्षण के उद्देश्य से या बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व परियोजना बाघ संरक्षण से संबंधित है और WWF और बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा इसको चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज जो ट्रीटी है उसके ऊपर है। सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी जो है ये कब साइन की थी? वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी कब साइन की थी? अब बात आती है कि वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो स्थल, पहली बात तो ये वो स्थल जो वैश्विक महत्व रखते हैं। पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सभी स्थल नहीं, पहली बात है कि वो स्थल जो वैश्विक महत्व रखते हो, ठीक है। और किस किस एरिया में? पर्यावरण के एरिया में या संस्कृति के एरिया में, संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। ऐसे स्थलों को क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग नहीं, ठीक है, एक बॉडी है, अभी बॉडी का नाम बताएंगे, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित करती है। तो हम लोग क्लियर अगर समझने की कोशिश करें तो जो विश्व विरासत संधि है यह वैश्विक महत्व के पर्यावरणीय व सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित करने हेतु साइन की गई थी। कब? 1972 में, 1972 में, ठीक है। अब चूंकि मैं क्या बोला कि 1972 में ये साइन की गई थी, 1972 में ये साइन की गई थी। अब बात आती है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, इस संधि का क्रियान्वयन कौन करता है, कार्यान्वयन कौन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर बन गया यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के बारे में मैं इसके पहले की वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं, तो यूनेस्को पे टाइम खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो 1972 आप लोग को याद करना है कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रीटी कब साइन की गई? 1972 में। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? यूनेस्को करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कब किया जाता है? तो वैश्विक महत्व का स्थल हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, संस्कृत के क्षेत्र में, ऐसे स्थलों को घोषित किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है भैया भारत के स्थलों को जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि भारत इसका क्या होगा? मेंबर होगा, वर्ल्ड हेरिटेज जो ये साइट है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई 1972 में तो ये ट्रीटी साइन की गई, तो भारत ने इसमें अनुमोदन कब किया? क्या 1972 में ही किया था? तो नहीं दोस्तों, भारत ने 1972 में ना करके 1977 में इस ट्रीटी का अनुमोदन किया था, 5 साल बाद, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस खूब देती है कि भारत कब इंटर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि 1987 में लागू किया गया था, 1987 में, लेकिन भारत क्या है इसमें 1992 में ठीक 5 साल बाद इसमें एंट्री किया, ठीक 5 साल बाद। अब पेपर में यूपीपीसीएस में आप देखेंगे कि भारत ने इसमें कब एंट्री किया, क्वेश्चन यहाँ पे है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे भारत ने कब साइन किया, क्वेश्चन इस पे ज्यादा बना है, ना कि इस पे बना है कि कब बना, मतलब कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, इस पे यानी लागू कब किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस पे क्वेश्चन कब बना है, जबकि क्वेश्चन ज्यादा इस पे बना है कि भारत ने इस साइन पर कब साइन किया। तो कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व विरासत संधि पे भारत ने कब अनुमोदन किया। तो भारत ने 5 वर्ष के बाद 1977 में इसका अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरोए नेशनल पार्क जो है, ठीक है, जो सिरोए नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है, आपको ये बताना है कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस में आप लोग मेघालय, मणिपुर, असम और केरल देख रहे होंगे। मेघालय, मणिपुर, असम और केरल, ठीक है। अब आपको बताना है कि सिरोए नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान देंगे, सिरोए नेशनल पार्क साउथ में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। तो पहली बात तो आप साउथ काट दीजिए, साउथ आप क्या करिए, काट दीजिए, और इसका सही आंसर है मणिपुर। तो सिरोए नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सिरोए नेशनल पार्क दोस्तों मणिपुर में स्थित है, इस चीज को याद रखना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेनाड है, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है
ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, वेनाड या हम लोग वायनाड का नाम सुनते हैं। राहुल जी के नाम का कारण क्या है कि वायनाड तो फेमस हो ही गया है, तो वायनाड फेमस हो गया तो इसका आंसर मानना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो वेनाड या वायनाड जो वन जो अभ्यारण्य है ये केरल में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग यहीं पे एक होमवर्क करना चाहें, होमवर्क, ठीक है, अभी देखिए मैं ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर बता दूं मैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्या है? ये दोनों जो टाइगर रिजर्व है, ये दोनों भी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचानकमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये आंसर मैंने बता दिया। अब एक अगला होमवर्क मैं आपको देता हूं। अगला होमवर्क मेरा क्या है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगला होमवर्क मेरा है, मैं लिख रहा हूं बाघमारा। ठीक है, एक बाघमारा अभ्यारण्य है। आप लोग को बताना है कि ये अभ्यारण्य किस देश में स्थित है, सॉरी किस राज्य में स्थित है अभ्यारण्य। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूं, अभ्यारण्य। आपको बताना है कि जो बाघमारा अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। अगला होमवर्क आपका ये आ गया। अभी जस्ट मैं इसका आंसर दूंगा और फिर मैं एक नया आपको क्वेश्चन दूंगा। तो बाघमारा अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमेरी टाइगर रिजर्व। देखिए पेपर क्या है ना, अभी हम फैक्चुअली इसलिए बनाए हैं, आप लोग पहला जो 150 क्वेश्चन देखेंगे वो काफी कॉन्सेप्चुअली था। देखिए इसमें भी आगे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली है, मैं उसको समझाऊंगा, बट प्रीलिम्स के पेपर को आप देखेंगे तो यार 75% पेपर ना कॉन्सेप्चुअली नहीं फैक्चुअली है। जो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं यूपीपीसीएस में, अगर कथन कारण हटा दीजिए, मैचिंग हटा देंगे तो कॉन्सेप्चुअल के नाम पे 10-12 क्वेश्चन बचता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीपीसीएस में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है बेसिकली वो कथन कारण और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर कथन कारण मैचिंग हटा दीजिए तो गिन के आपको क्वेश्चन मतलब 15 से 20 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या क्या होती है? 10 से 15% होती है। इसके लिए चूंकि इसके पहले मैं केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही समझाया था, फैक्ट नहीं थे उसमें, तो मैं कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कम से कम वो भी आपके सामने आने चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि लास्ट में आपका चयन। ठीक है, तो नमेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, कहाँ लोकेटेड है, आप हमको ये बताइए। नमेरी टाइगर रिजर्व, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन कह रहा है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो नमेरी टाइगर रिजर्व दोस्तों ध्यान देंगे असम में स्थित है। नमेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। ठीक है, तो जो दोस्त नमेरी टाइगर रिजर्व असम में बोल रहे हैं वो सही है। आइए हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है, क्योंकि देखो एक टाइगर रिजर्व और है, उस टाइगर रिजर्व का नाम है, ठीक है, पकुई टाइगर रिजर्व। मैं यहां पर लिख देता हूं पकुई टाइगर रिजर्व, पकुई टाइगर रिजर्व। तो ये पकुई टाइगर रिजर्व क्या है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पकुई टाइगर रिजर्व। अब आपका बच रहा है एक, यहां पे देखिए मध्य प्रदेश भी लिखा हुआ है, तो मध्य प्रदेश का भी एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो उसका नाम है बोरी टाइगर रिजर्व, बोरी टाइगर रिजर्व। अब चलिए हमको फिर आप उत्तराखंड का एक होमवर्क के तौर पे बताइए, एक होमवर्क के तौर पे उत्तराखंड का बता दीजिए। ठीक है, आप ये भी पहली बात तो ये बताइए कि उत्तराखंड में है या नहीं, पहला तो ये बताइए है या नहीं। किसी को अगर ये भी डाउट हो तो ये भी क्लियर हो जाएगा, और अगर है तो उसका नाम क्या है ये बताइए, अगर है तो उसका नाम क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बाघमारा अभ्यारण्य का क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है, बाघमारा अभ्यारण्य, आपसे मैं पूछा था कि जो बाघमारा अभ्यारण्य है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, बाघमारा, तो ध्यान देंगे बाघमारा अभ्यारण्य जो है ये बेसिकली मेघालय में स्थित है। मैं लिख दे रहा हूँ मेघालय में। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यही मैं क्या करता हूँ, एक आप लोग को और होमवर्क बताऊँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से लिख के लीजिए कि ये पेपर में आपके एकदम आने की संभावना है। इसका नाम क्या है, तो देखिए लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा करेंट का क्वेश्चन है आपके जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है इससे इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन दिख गया और मुझे ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा, तो मैं कोशिश किया कि इसको आपके सामने लेके आना चाहिए। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है, तो इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस है, पहली बात यह है कि यह एक हो, यहाँ पे होमवर्क में दे दे रहा हूँ आपको, मतलब बता दे रहा हूँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक चीज़ आपको होमवर्क देता हूँ कि अभी क्या है कि 2019 में आप कहेंगे यार 2019 का तुम करंट दे रहे हो, तो सुनिए तो पहले 2019 में क्या किया था, नवंबर के इर्द गिर्द ये जो कॉन्फ्रेंस थे इसको आयोजित किया गया था, इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, और ये है क्या, यह एक द्विवार्षिक
यह एक द्विवार्षिक कॉन्फ्रेंस है, द्विवार्षिक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। यानी अगला कॉन्फ्रेंस आपका कब होने वाला है? 2021 के नवंबर के इर्द गिर्द होने वाला है, ठीक है। और आपको पता है कि 2021-20 का जो पेपर है आपका, वो 2021 के ही नवंबर के इर्द गिर्द में होने वाला है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आप समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। भाई अक्टूबर लास्ट रोस्ट के करीब में बनेगा तो न्यूज में आ जाएगा कि इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होने वाला है, वर्चुअल होगा, कोई लोकेशन होगा उसका, क्योंकि द्विवार्षिक है तो फिर से न्यूज में आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है आपको ये पता चल गया। अब आपको बताना है जो 2021 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि 19 में तो हो चुकी है, तो 2021 की जो इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस होगी? कौन सी संख्या में, मतलब 32 होगी, 34 होगी, 36 होगी, 38 होगी, क्या होगी बताना है, ठीक है। अब होमवर्क आप लोग मैं उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसको मिटाइए, इसको मिटाइए और अपने क्वेश्चन पे आइए। अपना क्वेश्चन 179 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 179 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं ताकि समझा जा सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पे कह रहा है कि भारत ने इस, अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो अभी जस्ट मैंने क्या किया, इसका एग्जाम्पल देते समय बताया था, ये वही क्वेश्चन है। देखिए मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पे भारत ने कब साइन किया है, क्वेश्चन यही सीधे पूछ दे रहा है आपसे। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं अभी जस्ट इसको थोड़ी देर पहले ही बोला हूं कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। तो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ओजोन परत के क्षरण से नहीं, संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से। ये जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में लागू हुआ और भारत ने इस पे 1992 में 5 साल के बाद साइन किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो ओजोन है, इसको जो मापने की इकाई होती है, ठीक है, ओजोन जो, ठीक है, वो डॉप्सन होती है, वो डॉप्सन होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये एक चीज और भी आपको बता दिया। आगे हम लोग देखें, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी से सम्मानित किया गया, यानी किसको अभिमत किया गया, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक, सीधे हम लोग समझते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है। इस पद से यूएनईपी ने किसको नवाजित किया? 4 ऑप्शन है, पाल है, मिश्रा जी और स्वामीनाथन है। तो हमको पता है स्वामीनाथन का संबंध एग्रीकल्चर से है, ठीक है, एग्रीकल्चर से है। और जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर, तो इन्हीं का संबंध क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक इकोलॉजी से हो सकता है, और यही सही भी है। स्वामीनाथन के कमेटी पे अभी देखिए कितनी डाउटफुल भी हो गया है, एग्रीकल्चर बिल भी स्वामीनाथन कमेटी के बेस पे ही लाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि एमएस स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और चूंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी पे इसके पहले यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो फिर चांस है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका सही आंसर आप लोग को पता चल गया, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। आगे हम लोग आए, अगर अच्छा अब चलिए ऊपर वाले का आंसर भी आपको दे देते हैं, मैं साथ साथ में, ताकि कुछ छूटे ना आप लोग का। जो अभी इन्फेंट्री वाला जो क्वेश्चन है पूछा था, उसका मैं बता दूं कि जो इन्फेंट्री कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2019 का हुआ था, वो 35वां सम्मेलन था। यानी जो 2021 का होने वाला है, वो आपका कौन सा सम्मेलन होने वाला है? 36, ठीक है। 35 में जोड़ेंगे तो 36। आगे हम लोग 181 नंबर क्वेश्चन पे आए। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पैदावार नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? अगर आप लोग को यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन याद होगा तो ये वही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका था? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक नहीं है, ठीक है। 181 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब समझिएगा कि जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें मतलब हो गया, अंग्रेजी मीडियम समझ वाले समझ जाए कि जो दाल होती है, ठीक है, दलहनी फसलें। अब इसकी हमको अंग्रेजी नहीं पता है दलहन का, ठीक है। तो जो दलहनी फसलें होती हैं बेसिकली क्या होती है, जो इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं मूल ग्रंथिकाएं, मूल ग्रंथिकाएं, ठीक है। अगर हम लोग मूल ग्रंथिकाओं की इंग्लिश देखना चाहें तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं रूट, ठीक है। तो ये जिसको इंग्लिश देखना है मूल ग्रंथिकाओं की, ये देख ले। होता क्या है कि जो दलहनी फसलें होती हैं, इनकी जो मूल ग्रंथिकाओं में क्या है
कि विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के क्या है कि जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन पाया जाता होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं बेसिकली वो कहाँ हैं, दलहनी फसलों के रूट में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब चना का दाल आप लोग खाते हैं तो चना इसका आंसर नहीं होगा। मटर का दाल भी अपने लोग खाए हैं तो मटर भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा सेम और धान। भैया सेम दलहनी है या नहीं है, किसी को मैं मान सकता हूँ नहीं याद हो, लेकिन धान मतलब चावल को कोई दलहनी तो बोलेगा नहीं। तो इसका सीधा नंबर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सेम एक प्रकार की दलहनी फसल है। ठीक है, सेम में भी बिया होता है। कई सारे लोग गाँव पे थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बेसिकली वो लोग जान रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं बोला हूं कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है WWF, उसके बारे में मैं चर्चा कर दूंगा, क्योंकि मैं जो अभी बाघों के संरक्षण की जब मैं बात किया था तो WWF वहां पे ऊपर आया था। आइए हम लोग यहाँ पे 182 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 182 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसके बारे में क्वेश्चन है, और कह रहा है कि इसका गठन कब हुआ था। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका गठन 1961 में हुआ था। 1961 में इसका गठन हुआ था, 1961 में। और इसका अगर आपसे पूछते मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय क्या है, ग्लैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा विस्तृत में यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, ताकि यहीं के मैं इसको एक सेकंड, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया था। एक सेकंड देख लेते हैं, अगर मिल जाता तो कोई बात नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो तो अपने लोग कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन पे। अगर मैं जो मुझे याद है मैं वो बता दे रहा हूँ WWF के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे जो WWF है 1961 में इसका गठन हुआ था। और गठन क्यों हुआ था, गठन हुआ था पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं उसके रख रखाव संबंधी कार्यों के लिए। ठीक है, यानी WWF का काम क्या था, बोला कि भैया तुमको 1961 में बनाया जा रहा है, तुम्हारा काम है कि पर्यावरण के संरक्षण से रिलेटेड जो भी तुम काम कर पाओ, रख रखाव, रिसर्च, ये सब काम तुमको करना है। ध्यान देंगे जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये पे इसका पहले नाम क्या था, इसका अब नाम क्या हो गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ध्यान देंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का अब नाम हो गया है वर्ल्ड, एक सेकेंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फंड फॉर नेचर, इसका नाम अब ये हो गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। आज भी इसका छोटा भाई यानी जो शॉर्ट फॉर्म है वो WWF ही है। तो एक चीज तो क्या है कि 1961 में बना था, काम क्या था ये पता चल गया, इसका पूर्व में नाम क्या था ये आपको पता चल गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक तो फैक्ट वगैरह जो स्विट्जरलैंड वगैरह ये सब हम लोग देख लिए, ये तो देख ही लिए। इंपॉर्टेंट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तक जो ये क्वेश्चन था उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं और इसको आप लोग मेरा मानना है नोट कर जाइए, एकदम आंख मूंद के नोट कर जाइए। ध्यान देंगे कि WWF के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, कुछ इंडेक्स प्रकाशित किए जाते हैं, तो कुछ रिपोर्ट और इंडेक्स का नाम लिख लीजिए। पहली रिपोर्ट का नाम मैं लिख देता हूं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पहली रिपोर्ट हो गई। दूसरी रिपोर्ट क्या है, लिविंग प्लैनेट, ये इंडेक्स है, ध्यान देंगे ये इंडेक्स है। पहली क्या है, रिपोर्ट है, और दूसरी क्या है, इंडेक्स है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो उसका नाम है इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। ये तीन ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको कौन प्रकाशित करता है, एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, एक इंडेक्स और एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन। इनको WWF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, WWF के द्वारा। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी चाहिए कि इसका गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की गई, इसका वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, तो अब तक कुछ होमवर्क नहीं दिया हूँ, तो मैं एक यहाँ पे एक होमवर्क आपको फिर देता हूँ। ये भी आपके इकोलॉजी से हटके, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हटके मैं एक क्या करता हूँ कि मैं एक त्यौहार का नाम लिखता हूँ। ठीक है, एक त्यौहार का नाम लिखता हूँ जिसको प्रायः फेस्टिवल ऑफ फ्लावर कहा जाता है। ध्यान देंगे मैं जिस त्यौहार का नाम लिखने जा रहा हूँ
उस त्यौहार का को क्या कहते हैं हम लोग? फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, अंग्रेजी अगर गलत हो जाएगी यार माफ करना, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, चूंकि कुछ लोग इंग्लिश में क्या रहे कि दिख रहे हैं तो थोड़ा उनको ज़्यादा परेशानी हो, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ लिख दूँ। ठीक है, मेरा ऐसा कोई इंग्लिश आता है ये दिखाने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं, क्योंकि हमको खुले शब्द में मेरे को नहीं आता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो फेस्टिवल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बुथुका। भैया यही नाम इसका बुथुकम्मा, यही नाम इसका इंग्लिश में भी है। तो ठीक है, बुथुकम्मा ही नाम इसका इंग्लिश में भी, तो आपको इंग्लिश में भी बथुकम्मा ही याद रखने पड़ेगा। बुथुकम्मा भी मिल जाता है, बथुकम्मा भी मिल जाता है। ठीक है, तो बथु हो या बुधु हो देख लेना है। ठीक है, ये ध नहीं है, थू है। ठीक है, बथुकम्मा। तो बथुकम्मा एक फेस्टिवल है जिसको हम लोग कहते हैं फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपको बताना क्या है कि यह किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान है, अर्थात ये किस राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन में मैं अगर बोलना चाहूँ आप लोग से तो कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य नहीं है, कोई कोई नॉर्थ का राज्य नहीं है। ठीक है, तो आपको साउथ वालों में से, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कर्क रेखा के नीचे आप लोग जाइए और जो राज्य मिलेंगे उन्हीं में से कोई एक राज्य है। कर्क रेखा के नीचे हटा दीजिएगा केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य इसमें कोई नहीं है और कर्क रेखा के ऊपर का कोई राज्य नहीं है, तो कर्क रेखा के नीचे का इसमें कोई राज्य है। इसका आंसर आप लोग हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर में इसका आंसर बता दूंगा आपको। अगला हम लोग जानते हैं 183 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि नियर अबाउट तक मैं 4-5 आप लोग को होमवर्क भी दे चुका, तो थोड़ी सी क्लास अगर डीले चले ना तो मतलब परेशान होना, क्योंकि देखिए बकवास थोड़ी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बताता चलो। इस बीच में आप लोग को बस एक छोटी सी नॉलेज ये दे दें कि यार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज आप लोग समझ सकते हैं बस इतना कि बहुत बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है। प्रॉपर गौरव सर जो कि यूपीपीसीएस सेलेक्टेड है, 2 बार उन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बार का इंटरव्यू मतलब 2020 का जो इस बार की इंटरव्यू होने वाली है उनकी इसमें भी इंटरव्यू कॉल आई हुई है। ठीक है, तो इनके निर्देशन में, गौरव सर के निर्देशन में और इनके जो फ्रेंड सर्किल के सेलेक्टेड लोग हैं इनके निर्देशन में ये यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो आप लोग की इसकी फी भी देखेंगे तो 1000 रुपये ही गौरव सर ने केवल इसकी फी रखी है, जिसकी फीस बहुत ही कम है। नंबर ऑफ टेस्ट देखेंगे तो उसमें कुल 35 टेस्ट है, जिसमें 1 ईयर का करेंट अफेयर है। ठीक है, और इसमें नियर अबाउट 10 फुल टेस्ट हैं, 10 फुल टेस्ट हैं। इस करेंट अफेयर का और इस फुल टेस्ट का प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, इसका वादा है। जो इसमें पार्ट टेस्ट है उसके भी मैक्सिमम हिस्से को डिस्कशन कर दिया जाएगा इसी 1000 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं कि इस 1000 रुपये की कीमत नियर अबाउट 30 रुपये से भी कम पड़ रही है पर टेस्ट की। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए और इस टेस्ट का लाभ लीजिए। हम लोग अदर प्रोग्राम्स को भी क्या करेंगे, कुछ लाने ही वाले हैं। जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म होगा मैं फिर से ऑब्जेक्टिव का कोई अदर प्रोग्राम आप लोग के बीच में लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस टेस्ट से जुड़ने के लिए अब करना क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिए आप लोग में से कई सारे लोग क्या करें कि कॉल करें टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, यार हो सकता नहीं कॉल आपकी उठ ना पाए। ठीक है, तो मैं आपको 2 नंबर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक नंबर है 9711143850। ठीक है, अब ध्यान देना है, एक नंबर तो मैं आपको दे दिया 9711143850। इस नंबर पे अगर आप, इसमें कंडीशन क्या है कि इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, ठीक है, तो चांस है कि आपकी कॉल ना उठे। एक्चुअली हो क्या रही है कि इस वक्त यूपीएससी हिंदी टीम की जो आंसर राइटिंग बैच है, तो आंसर राइटिंग बैच का ये टाइम है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आंसर राइटिंग बैच के बच्चों को इस वक्त डील करने की। तो फोन्स वगैरह इस वक्त एकदम स्विच ऑफ रखते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी कॉपी चेक है, ठीक है, बेसिकली उसका काम किया जाता है। तो कॉल हो सकता हो कि आपका ना उठे। आप लोगों को करना क्या है कि व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज आप लोग छोड़ दीजिए कि भैया हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, हमको जानकारी चाहिए। आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको फ़ोन करके ही कुछ टेस्ट के बारे में जानना है तो मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 8840 ठीक है, इस नंबर को मैं लिख देता हूँ 751912। आप इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे तो टेस्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। ये सौम्य शंकर सर का नंबर है, तो ये आपको जानकारी दे देंगे। तो आपके पास 2 कॉन्टैक्ट है, इस दोनों कॉन्टैक्ट से आप लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना, ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना, ठीक है, कह रहा है कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख भी दिया हूँ, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया आपको बताना है। ठीक है,
ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ठीक है, ऑप्शन सी 76 और 78। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना है वो 1974 में शुरू की गई थी। यहाँ पे मैं मगरमच्छों से रिलेटेड दो फैक्ट बताता हूँ, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि केंद्रीय, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं ताकि मैं लिख सकूं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। यानी मगरमच्छों का जो प्रजनन हो रहा है, ठीक है, यानी जो ब्रीडिंग हो रही है, जो इसका प्रबंधन किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है, और जो इससे प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। पहली बात तो ये, ठीक है। अभी जस्ट मैं इसको तुरंत बता रहा हूँ, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है, मैं तुरंत इसको बता रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। सेकेंड मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि मगरमच्छ अभ्यारण्यों इसकी क्या है कि सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक संख्या। तो पहले मैं इस प्रश्न का आंसर दे दूं कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। इसका आंसर हो गया हैदराबाद, यानी केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। सेकेंड वाले का अगर मैं मगरमच्छ सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है इसके बारे में बोलूँ तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। तो सर्वाधिक मगरमच्छ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद से अब मैं आता हूँ, ऊपर मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ आपको। यहाँ पे जस्ट अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था ना, कहाँ गया क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन भी भूल गया कि मैं क्वेश्चन क्या दिया था। हाँ, मैं बथुकम्मा फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन दिया था, बथुकम्मा फेस्टिवल। तो अगर आप लोगों ने आंसर तेलंगाना दिया है, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। तेलंगाना में क्या है कि एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बथुकम्मा, जिसको हम लोग फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। आते हैं हम लोग 184 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लखनऊ में स्थित नहीं है? यानी इनमें 3 ऐसी संस्था है जो लखनऊ में स्थित है और एक ऐसी संस्था है जो लखनऊ में स्थित नहीं है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, आप लोग को सीधा आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखिए, आप जब कभी कानपुर जाइए, कानपुर से कभी आपको IIT घूमने का मन करे तो आप जाइए, रास्ते में आपको पड़ेगा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, तो मेरे बताने का मतलब कहाँ हो गया कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका जो है कि लखनऊ में स्थित नहीं है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में स्थित है। बाकी जो 3 बच रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, और तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये तीनों फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो कि अपनी राजधानी है, वहां पे स्थित है। 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण आयुर्विज्ञान जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है सैफई, चौकाघाट, सी ऑप्शन है इज्जतनगर और डी ऑप्शन है कल्याणपुर। तो ध्यान देंगे, ये अपने सैफई में स्थित है, सैफई में, ठीक है, सैफई में स्थित है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। 186 नंबर क्वेश्चन पाइए। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यार ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेरा मानना है ना, मैं 2-3 में था तब से ये क्वेश्चन में पढ़ते आ रहा हूँ, ठीक है, और यही 1-2-3 का क्वेश्चन है जो मुझको याद है, ठीक है। आइए, मैं यहाँ पे आपको पूरा चीज़ लिखा हुआ हूँ, समय ना लगे इसलिए सब चीज़ यहाँ पे मौजूद है एकदम। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि समझ सकें। देखिए, मैंने क्या है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली लगभग सभी गैसों को मैंने लिख लिया है यहाँ पे, और इनकी कितनी परसेंटेज है। तो सर्वाधिक परसेंटेज क्या है? नाइट्रोजन की है, 78+ % पाई जाती है। सेकेंड पे आपकी ऑक्सीजन है और थर्ड पे आपकी आर्गन है, फोर्थ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 याद करना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो इन 4 से आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, या तो आपके 4 से आएंगे। तो पहले पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी सांद्रता है, कभी कभी ये भी आ जाता है, तो 0.03 है, ये याद रखना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, ध्यान देना है।
कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और फैक्ट जाना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन कौन सा देश करता है, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है चीन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है चीन। हालांकि चीन का टारगेट आप हमको बताइए, मैं करंट की क्लास में बता चुका हूं कि चीन का टारगेट कब तक है, कार्बन न्यूट्रल बनना। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनना कब तक टारगेट है, और इसको आप लोग बता दीजिए, मैं चीन का और जापान का दोनों का टारगेट बता चुका हूं। बस मैं बता देता हूं कि 1 साल बाद, जापान से 1 साल बाद चाइना का टारगेट है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि चाइना कब तक टारगेट बनाया हुआ है। तो थर्ड नंबर पे आर्गन है, इसको याद रखना है। सेकंड पे आपका ऑक्सीजन है लगभग 21%, और सर्वाधिक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। नीचे कुछ अक्रिय गैसें हैं जैसे क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन। ठीक है, हालांकि ओजोन, ठीक, तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। हीलियम यहाँ पे देखिए, ये भी एक अक्रिय गैस है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ठीक है, तो ये सब ओजोन गैसें हैं, इनको देख लेना है। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, ओजोन के बारे में हम लोग देख लिए। ओजोन भी इन्वायरमेंट में कितना पाई जाती है, उसकी परसेंटेज आप लोग देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्लाइड करके बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको याद रखना है कि जो अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम को याद रखना है, क्रिप्टॉन को याद करना है, जेनॉन को याद रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, ऊपर के 4 को ऑर्डर करने के लिए दे सकता है, ऊपर के 4 को। या आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, सीधा परसेंटेज पूछ दे, और कार्बन डाइऑक्साइड की सीधे परसेंटेज पूछ दे। यही 3-4 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए 187 नंबर क्वेश्चन देखें। 187 नंबर क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, सस्टेनेबल शब्द ही क्या बताता है कि आप एग्रीकल्चर ऐसा करिए ताकि अपनी पीढ़ी, जो आने वाली आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं, वो भी एग्रीकल्चर का बेहतरीन यूज कर सकें। सीधी सी शब्द में आप समझिए। ठीक है, यानी पर्यावरण को कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे, एग्रीकल्चर को कोई जो लैंड है उसको कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पहुंचे, भूमि क्षरण ना हो, भूमि का प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो ये क्या है कि धारणीय कृषि, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मेन मोटो यही होता है। ठीक है, ताकि भूमि की गुणवत्ता क्या रहे, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहे। इसी के लिए गवर्नमेंट ने देखेंगे ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी पॉलिसीज क्यों लेके आई है, ताकि जो लैंड की गुणवत्ता क्या है ना, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रहे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप लोग कर सके, इसलिए लेके आई है। अब इसके आंसर पे जाइए। इसका आंसर करेंगे तो कह रहा है कि भूमि की इस प्रकार प्रयोग की इसकी गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें, यानी खेती इस प्रकार करें। ठीक है, ये नहीं कि सोचे कि धरती मैया है, जितना जबरदस्ती इस पर काम करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा, तो नहीं भैया, अतिशय हर जगह नुकसानदायक होता है। ठीक है, आप लोग ZBNF करिए, आप लोग 1 ड्रॉप मोर क्रॉप यानी ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, इन पर फोकस करिए। गवर्नमेंट आजकल एफर्ट भी यहाँ पे कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। ठीक है, 188 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। करा कि रियो डी जेनेरिया में संपन्न जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो निम्नलिखित में से किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, मैं रियो डी जेनेरिया का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, कल भी मैं इस पर चर्चा किया था, तो ध्यान देंगे कि ये 1992 में मनाया गया एक अर्थ समिट है। 1992 में मनाया गया ये एक अर्थ समिट है, जो कि ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के शहर जो रियो है, उसमें क्या कि एक अर्थ समिट किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं रियो डी जेनेरिया। बेसिकली रियो जो है वो ब्राजील का एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो अर्थ समिट है इसके बारे में चूंकि हम लोग कल ही चर्चा किए और इसके पहले के भी वीडियोस में चर्चा किए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान करेंगे तो सोचिए अभी 12 क्वेश्चन और डिस्कस करना, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो सीधे आते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, NEA से क्या तात्पर्य है। NEA से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान देंगे NEA का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, तो लास्ट में इसकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। तो नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी यही NEA का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन प्रेस इंटरनेशनल, जो कि आपको बता दें कि मैं कि एक एनजीओ है, ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे, इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, आपको ये बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो ग्रीन प्रेस इंटरनेशनल है, जो कि अपने आप में एक एनजीओ है, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। और कल को आपको पूछ दे कि एम्स्टर्डम कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में है। कल हम लोग क्या किए हैं कि जब हम लोग करेंट की क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो मैं नीदरलैंड को पूरा मैप में मैं दिखाया हूँ, नॉर्थ सी के साथ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, नीदरलैंड है,
कल मैं नीदरलैंड को मैप में दिखाया भी हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 191 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ईपीए को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मैं देखिए यहाँ पे एक आप लोगों को डाउट ना है, इस क्वेश्चन पे कई सारे लोगों को क्या था ना, जब मैं इस क्वेश्चन को बनाया था पेपर में तो डाउट आ गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा देखिए, मैं क्या कहूँ कि करंट का एक ब्लॉग मैंने क्या किया है कि कट किया है और आपके पास पेस्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, एंड अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉस, ठीक है। क्योंकि देखेंगे बेसिकली है क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंटल रिलेटेड लॉस, ठीक है। तो एक छाते के अंदर क्या है, इसके अंदर कई सारे विधान हैं, ठीक। तो ये एक छाता विधान है, इसमें कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा। पिछली बार इसमें कई सारे लोगों को डाउट था, ठीक है। कई सारे लोग मान के चल रहे थे भैया ये छाता विधान नहीं है, इसको एक पर्यावरण विधान लिख रहे थे। तो भैया देखो, मैं अपने हिसाब से इसको छाता विधान आंसर टिक नहीं किया था, ठीक है। आप यहाँ पे प्रूफ आपको पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ ये है, अंग्रेजी में लिखा है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो आएगा छाता विधान। आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जब हम लोग आ ही गए, देख ही रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख ही रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देख ही रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एनजीटी को देख लें। एनजीटी के बारे में हम लोग जान रहे 2010 में बना था, ठीक है, 2010 में बना था। इसके बारे में हम लोग इसके पहले की क्लासेस में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों कि एनजीटी क्या ना कि पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत, जो पर्यावरण के 7 महत्वपूर्ण कानून नीचे लिखे हुए हैं, इनके तहत क्या है, किसी नागरिक पे सुनवाई करता है, नागरिक मामलों पे सुनवाई करता है। तो 7 का नाम याद कर लीजिए, नाम से ज़्यादा उनका सन याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो ये चीज़ आपको क्रमानुसार अरेंज करने के लिए आएगा, क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार अरेंज करने के लिए आएगा, या आपको ये मैचिंग कराने पाएगा, ऐसे लिख देगा और सीधे आपको मैच कराना होगा, ठीक है। या तो मैचिंग में आएगा, तो क्रमानुसार अरेंज करने के लिए मैचिंग में, या सीधे पूछ देगा कि XYZ अधिनियम कब बना, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। मैं उन तीनों टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा कर दिया। आइए मैं इन 7 ये विधान है इनको देख लेता हूँ। नीचे से देखते हैं या आइए ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि वाटर पोल्यूशन को लेके, जल प्रदूषण को, उनके निवारण और नियंत्रण को लेके एक एक्ट बना था 1974 में। फिर क्या किया गया, इसी के ऊपर यानी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के ऊपर ही क्या है, एक उपकर अधिनियम लेके आया गया था इसके 3 साल बाद, ठीक है। तो सबसे पहले जल प्रदूषण पे काम हुआ, फिर वन संरक्षण पे काम होना शुरू हुआ, ठीक है। जब वन संरक्षण पे काम होना कब शुरू हुआ, 1980 में। तो वन संरक्षण अधिनियम पे भी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ इसके पहले, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे जब वन संरक्षण करना शुरू किया गया तो 1 साल बाद हम लोग को पता चला यार इससे तो पोल्यूशन भी, ठीक है, वनों का असंरक्षण इतना हो गया, निर्वनीकरण इतना हो गया कि पोल्यूशन खूब फैल रहा है। तो वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1 साल बाद पारित किया गया 1981, ठीक है। फिर आगे हम लोग को लगा यार पर्यावरण बिग कॉन्सेप्ट है, पूरे पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम लोग लेके आए 1986, जिसके बारे में ऊपर हम लोग देख भी रहे हैं 1986, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लिखा गया है। इसके वजह से ध्यान देंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, 1 सेकेंड जा भाई, ठीक। इसके पास हो गया जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आप लोग को क्या याद करना है इसमें, कम से कम ये जो पहला वाला है, ये जो तीसरा वाला है, ये जो 5वां वाला है, जो 7वां वाला है, ये कम से कम 4 याद रहे। ये चारों क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं आगे आते हैं। तो अगवा है 192 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है कि ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश इंडिकेट्स किसको इंगित करता है, झूम कृषि को। ग्रीन वाश का अगर नाम से आप सुनेंगे ना तो एग्रीकल्चर को, मतलब किसी ग्रीन चीज को धो रहा है, ठीक है, यानी खराब कर रहा है। तो ये ग्रीन वाश कहीं ना कहीं फीलिंग से ही क्या आ रही है कि एक निगेटिव वर्ड है। आप देखेंगे ये कह रहा है कि नदी जल का शुद्धिकरण, तो नदी जल का शुद्धिकरण क्या एक पॉजिटिव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ग्रीन का जो वाश करे, ठीक है, यानी आप समझ गए ना, वो एक निगेटिव वर्ड है, तो इसका डी यानी नदी जल का शुद्धिकरण तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ये तो होना ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि ग्रीन वॉश जो वो क्या है। बेसिकली ग्रीन वॉश एक ऐसी स्थिति है, ठीक है। देखिए सपोज कि ये कोई एक इंस्टीट्यूशन हो गया आई, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि एक प्रोडक्ट निकाल रहा है पी नाम का, और कह रहा है भैया ये प्रोडक्ट बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ऐसे ऐसे बेनिफिट्स पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहा है। यानी वो प्रोडक्ट क्या है, इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है, आपको गुमराह कर रहा है, यानी आपसे पर्यावरण संरक्षण से लेकर अपने प्रोडक्ट का झूठा वादा कर रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण का
झूठा वादा करना ही क्या है, ग्रीन मास है, ग्रीन मास है। आइए 193 नंबर क्वेश्चन को देखें। 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है, 193 नंबर क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ठीक है। यानी होता क्या है कि देखेंगे कि जब जलवायु अच्छी होती है तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं कि उतनी ही फलेंगी फूलेंगी, ठीक है। अब अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए, ठीक है, कुछ मतलब इन्वायरमेंट एकदम क्या है, जलवायु एकदम तहस नहस मच जाए, तो उसकी निगेटिव इंपैक्ट हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि इस पर भी जो वनस्पतियाँ हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उस पर भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पे आप लोग लाइकेन रख लीजिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। जलप्रिय पौधे क्या है, आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट करा है, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, तो बिल्कुल सही है कि जो जलप्रिय पौधे हैं ये आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब ध्यान देंगे, जब जलप्रिय पौधे क्या है कि आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, और जलप्रिय पौधों का क्या है कि जलप्रिय पौधे जब इन्वायरमेंट क्या है कि आपका निगेटिव इंपैक्ट होना शुरू होगा, तो जलप्रिय पौधों पे हम लोग जैसे कह सकते हैं जलकुंभी, ठीक है, इनके ऊपर क्या है निगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन जो कथन है और जो कारण है वो एक दूसरे को क्या है कि कनेक्टेड है। आप देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पतियां जलवायु का सही सूचकांक है, क्योंकि जो जलप्रिय पौधे हैं ये प्रूफ कर रहे हैं कि भैया कि अगर जो है कि इन्वायरमेंट निगेटिव होगा, ठीक है, यानी जलवायु अगर थोड़ी सी खराब होगी तो जलप्रिय पौधे पर उसका निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप जलप्रिय पौधे पे आप कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग के गाँव में इजली जलकुंभी दिख जाता है तो जलकुंभी रख लीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इस चीज को ध्यान रखना है। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है, कितनी सांद्रता चाहिए। तो मैं ऊपर ही आपको बता दिया हूं कि यही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जहाँ पे मैं बोला हूं कि आप लोग याद कर जाइए 0.03%, 0.03%। तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से धरती पर ऐसी कौन सी गैस है जो हानिकारक एवं लाभदायक दोनों है। तो मैं जब ऊपर ही कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा था तो ही बताया कि सर्वाधिक उत्सर्जन कौन करता है, चाइना करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है धरती पर जो एक ऐसी मतलब एकमात्र नहीं बनेंगे, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया उनमें वो जो हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 195 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हम लोग 196 नंबर क्वेश्चन। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। भंगुर का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है। भंगुर पारिस्थितिक तंत्र का मतलब इंग्लिश में लिखें तो ब्रिटल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब देखिए भंगुर का मतलब क्या होता है ना, थोड़ा भी प्रेशर बढ़ेगा तो वो टूट जाता है, ठीक है, यानी प्रेशर नहीं सह पाएगा। इसका मतलब है कि पारिस्थितिक की अगर स्थिति बदलेगी, जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा जो टूट जाता है, ठीक है। तो आप इस करेंट की न्यूज को पढ़िए और आंसर टिक करिए। ग्रीनलैंड के बर्फ के पहाड़ का विशालकाय हिस्सा टूटा और वो हिस्सा कितना है 110 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको सीधा आंसर मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यही सबसे ज्यादा भंगुर है। 197 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्न वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता यानी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कह रहा है तूफानों की, चक्रवातों की, बवंडरों की और उपरोक्त सभी की। भैया इस क्वेश्चन का मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन करना इसलिए नहीं जरूरी है। अभी आप लोगों ने यार को देखा है, अभी आप लोगों ने ताउते को देखा है, और ये दोनों क्या कह रहे हैं इसमें देखेंगे कि बवंडर आने के साथ साथ बवंडर उठ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे ऐसा कुछ आप लोग न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, बवंडर उठ रहा है। चक्रवात में बेसिकली क्या होता है कि अंदर लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ भी बता दिया, चक्रवात के अंदर क्या होता है कि लो प्रेशर होता है। अब देखेंगे इसका मतलब क्या है कि चक्रवात, तूफान, बवंडर बेसिकली ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप क्यों बोल रहा है कि ये सब आती है। एक्चुअली देखिए जब लो प्रेशर आपका जितना ज़्यादा क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, चक्रवात, तूफान, बवंडर आना शुरू हो जाएंगे। तो वैश्विक उष्मन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लो प्रेशर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्रिएट होगा। अब देखिए पिछले 5 दिन में अंदर आप 2 बड़े चक्रवातों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से एक यार है और दूसरा ताउते है, ठीक है। आप देखिए अभी कुछ दिन रुक जाइए, अभी 2-4 और ताउते आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी फोकस करेंगे। तो कह रहा है कि यह वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ किया, जबकि यहाँ पे देखिए मैं लिख लिया हूँ जो हरित जलवायु कोष है। एक सेकंड दोस्तों, मैं एक सेकंड देखिए, जो हरित जलवायु कोष है इसका ऑप्शन नंबर डी जब आप फोकस करेंगे, ठीक है।
तो कह रहा है कि हरित जलवायु कोष क्या है कि 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। नहीं दोस्तों, देखिए हरित जलवायु कोष का संबंध क्या है, कॉप 16 से। पहली बात तो यही याद रखिए, कॉप 16 की मीटिंग कब हुई थी, 2010 में। मैं ऊपर ही बताया हूं कि कॉप 21 क्या है, कॉप 21 और कॉप 16 ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी कॉप 16 में क्या था कि हरित जलवायु कोष जो आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअली ये कॉप 16 की मीटिंग का होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, कानकून में हुआ था। कानकून में हुआ था। कानकून है कहाँ पे, मैक्सिको में है, मैक्सिको में है, यहाँ पे हुआ था। तो ये कॉप 16 की जो मीटिंग होती कानकून मैक्सिको में, यहीं पे क्या हुआ था कि हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया था। तो चूंकि कानकून मीटिंग ही कब हुई है, 2016, जो कॉप 16 यानी 2010 में हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया, 2014 होगा? नहीं होगा, 2014 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका यही गलत है, क्योंकि 2014 नहीं 2010 सही है इसका, कि यह कोष 2010 में काम करना प्रारंभ किया। ठीक है, बाकी तीनों इसका सही है कि इसकी स्थापना डबरन में आयोजित, नहीं, एक सेकंड कह रहा है कि इसकी स्थापना डबरन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में की गई थी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ये तो मैं एकदम कंफर्म हूं, क्योंकि जो हरित जलवायु कोष है इसकी स्थापना क्या है कि कॉप 16 में, ठीक है, कॉप 16 में क्या था कि वर्ष 2010 में जो हुआ था इसमें की गई थी। ठीक है, कानकून सम्मेलन में। तो कानकून सम्मेलन में हुआ था, डबरन सम्मेलन में नहीं हुआ था। मेरा माना कि ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। ऐसा हो सकता है कि 2010 में क्या है कि हरित जलवायु कोष बना होगा और कार्य करना शुरू किया होगा 2014 में। ऐसा बहुत सारा आप लोग इंस्टीट्यूशन देखेंगे कि बन कभी जाता है, कार्य करना शुरू करता है 2-4 साल बाद। मैं क्या करूँगा ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट मुझे आ गया है, क्योंकि यार डबरन तो इसका सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो श्योर गलत है। तो अगर मैं देखता हूं कि कार्य करना ये तत्काल में प्रारंभ किया था या नहीं, यहां पे मैं डाउट में हूं। ठीक है, तो मैं आप लोग को एकदम क्लियर यहां पे बोल दूं यार, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मुझे जानकारी की थोड़ी सी अभाव आ गई है। ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 100% की इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये डबरन में नहीं कानकून सम्मेलन में हुआ था। और इसकी स्थापना तो मुझे ये एक पता है कि 2010 में हुई थी, पर अगर ये 2010 में काम करना शुरू नहीं किया था तो चलिए 2014 सही हो जाएगा। लेकिन अगर 2010 में काम करना स्टार्ट कर दिया था तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी भी फिर गलत है। तो मैं एक काम करता हूं कि इस क्वेश्चन को 198 नंबर क्वेश्चन को, इस पे जो डाउट है, ठीक है, इसको मैं डाउट कर लेता हूं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उनको बता दीजिए जो भी डाउट है। मैं इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊंगा ना उसमें क्लियर कर दूंगा एकदम। ठीक है, तो 199 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जैव सुरक्षा से संबंधित है, जैव सुरक्षा से। ये प्रोटोकॉल देखिए, ये भी देखिए कि ये प्रोटोकॉल बना कब था, 2003 में ही बन गया था, 2003 में। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ, 2000 में बन गया था, अंगीकृत किया गया था और 2003 से प्रभावित हुआ। तो मुझे लगता है ना कि ये भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि 2010 में बन गया, 2014 से काम करना प्रारंभ किया होगा। ये डबरन वाला तो गलत ही है, इसको तो मान के चलिए आप लोग गलत है। ठीक है, मैं इसका खैर जो डाउट है इसको दूर कर दूंगा। तो कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध आपको पता चलेगा कि जैव सुरक्षा से 2000 में इसको अंगीकृत किया गया था और 2003 से प्रभावित हुआ। इसी तरह से एक प्रोटोकॉल और है, उसका नाम है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में इसको अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नगोया प्रोटोकॉल का, तो आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का, ध्यान देंगे, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। नगोया प्रोटोकॉल का एम क्या है, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण सुनिश्चित करना। ठीक है, आज का हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन टैक्स के ऊपर है। कार्बन टैक्स के ऊपर है। कार्बन टैक्स क्या होता है अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखिए कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन टैक्स प्रदूषण पर कर का एक रूप है, यानी जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, उसका एक रूप है जिसको हम लोग आगे समझते हैं। कह रहे जिसमें क्या किया जाता है कि कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार, यानी कार्बन का उत्सर्जन आप लोग कितना कर रहे हैं उसकी मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग पर शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन टैक्स में किया जाता है जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग पे, इस पे उपयोग पे, इस पे क्या होता है टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए, यानी उसको भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, ठीक है, कार्बन टैक्स लगाया का प्रस्ताव रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, न्यूजीलैंड। इसका न्यूजीलैंड सही है। यहाँ पे आप लोग होमवर्क भी, मैं आपको इसका होमवर्क कह रहा हूँ और तुरंत मैं इसका आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, आप बताइए कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जो है, ठीक है दोस्तों, आपको बस मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। मैं चूंकि प्रीमियर वीडियो है और मैं यहाँ पे मौजूद भी हूँ तो मैं इसका क्या करूँगा कि आंसर भी तुरंत दे दूंगा। ठीक है,
तो ये जो अभी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है, ठीक, आपको बताना है कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई है। ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी आई है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में, आपको बताना है कि इस वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी आई है, आपको बताना है। तो चलिए 30 सेकंड का आपको टाइम दे देते हैं, 30 सेकंड के बाद मैं करूंगा इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं, कल के वीडियो में क्या था कि मैंने बोल दिया था कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, उसको मेरे मुंह से निकल गया था कि नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क क्या है कि असम में स्थित है, मेरे मुंह से निकल गया था। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है वो आपका असम में नहीं उड़ीसा में स्थित है। एक मेरे से कल गलती हुई थी, जिस डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, एकदम स्पष्ट सुन लीजिएगा आप लोग। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में स्थित है, ना कि असम में। मेरे से कल एक गलती हुई थी, असम निकल गया था। अब यहाँ पे जो भारत की रैंकिंग मैं आपको बता दूं, 5th रैंक है। भारत की रैंकिंग क्या है? 5th रैंक है, 5वीं रैंक है भारत की। तो इस तरह से आज का आपका 200 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।